आज के इस वीडियो में हम आपको एक पौधे की पूरी जानकारी देंगे। उसकी जड़ों में आपको कौन सी खाद डालना है और कब डालना है, साथ ही फूल आने के बाद उसमें क्या करना है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें कौन सी खाद डालनी है। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहेंगे कि वो कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक बहुत अच्छे से फल फूल देते हैं। कई बार हम इस पौधे के ऊपर में बहुत काम करते हैं लेकिन हमें फल हासिल नहीं होते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मौसम आ गया है जब हम इस पर काम करके फल और फूल दोनों का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जब आपके फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं और वो ड्रॉप कर जा रहे हैं या बेलें बहुत सारी हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के सामने लाए हैं जो इन दिनों बहुत तेज़ी से उनका ग्रोथ हो रहा है। साथ ही ये एक ऐसा मौसम है जब इसमें बहुत सारे फल बनेंगे। हम पूरी गर्मी मेहनत करते हैं, हम पूरी बारिश मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ये फल बनते तो हैं लेकिन झड़ जाते हैं। लेकिन शीत का मौसम एक ऐसा मौसम है जब ये बहुत तेज़ी से आगे की ओर ग्रो करते हैं और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये फल आपको बहुत अच्छे से देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आपको एक ऐसा कंटेनर दिखाते हैं जो बहुत छोटे कंटेनर में भी एक छोटा सा फिश कंटेनर है और उसमें ही हमने इसका एक बीज लगाया था और अब वो फल देना शुरू कर दिया है। साथ ही हमने उसमें खीरे का भी पौधा लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि खीरे भी इसी में हमारे बन रहे हैं। कई बार जब हम सीड्स लगाते हैं उसी वक्त दो सीड्स को अगर एक साथ लगा देते हैं तो एक छोटा कंटेनर भी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतने फल वो बिल्कुल दे देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे कद्दू की जड़, यहीं पर है हमारी खीरे की जड़ और साथ में हमने कुछ ड्रैगन फ्रूट की इसमें डालियाँ भी लगा दी है। क्योंकि कोहड़ा है, खीरा है, ये वन सीजन होगा और तब तक के हमारा ड्रैगन फ्रूट को तैयार होने में अभी कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। लेकिन आज हम आपको एक ही पौधे की जानकारी दे रहे हैं। ये तो खाली एक कंटेनर की विशेषता बता रहे हैं कि एक छोटा कंटेनर आपको क्या क्या दे सकता है। आज अगर हमें ज़रूरत है इस वीडियो में तो इस फूल की। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पौधा हमारा बहुत अच्छा घना हुआ है और ये वक्त जो है हमारा बिल्कुल सुबह का टाइम है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सूर्य बिल्कुल निकला हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस पौधे की विशेषता बता रहे हैं। कद्दू है और लौकी है, दो एक ऐसे फल हैं जो हमें बिना पॉलिनेशन के फल बहुत मुश्किल से हमें टेरेस में मिलते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब हमारे टेरेस में फल आने का टाइम होता है वो ज़्यादातर शीत का मौसम होता है। क्योंकि टेरेस की जब गर्मी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बारिश में जब कभी इसे धूप ना मिले कुछ तो उसमें भी जो इसके फल है वो उनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये समय ऐसा होता है जब बहुत अच्छी धूप भी होती है और धूप के साथ में बहुत अच्छी रात को जब शीत होती है तो उसमें क्या होता है, कद्दू जो है हमारे फलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कद्दू के में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको टेरेस में हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक है खाद का और दूसरा है कि उसके ज़मीन में उसके कंटेनर में हमें कितना पानी देना है। अगर हमने इसमें पानी देने में कटौती कर दी तो ये जो फूल आप देख रहे हैं जो इतना हेल्दी फूल है, ये फूल मात्र बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे आने लगेंगे। जब आपके किसी भी पौधे में इस तरीके के छोटे फूल आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो पौधा है कि आपके ज़मीन में खाद की कमी है, गोड़ाई की कमी है और साथ में आप उसमें पानी देने में भी थोड़ी सी कटौती कर रहे हैं। आप उसी वक्त क्या करिए, उनकी गोड़ाई करिए और उनमें खाद डालिए और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से फल जो हैं कंटिन्यू बन रहे हैं।
जैसे आप देख रहे हैं कि जब एक छोटे कंटेनर में इस तरीके से कद्दू बनने लगते हैं तो आपको कद्दू के पौधे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साथ ही आपको प्रतिदिन ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या कद्दू में नए फल आए हुए हैं, और अगर नए फल आए हुए हैं तो आपका उन्हें तुरंत पॉलिनेशन करना होगा। साथ ही जब इनका पॉलिनेशन करते हैं तो ज़्यादातर हमारे बड़े लोगों का कहना होता है कि फल को हाथ नहीं लगाना है, और हम आज भी हम उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन फलों को ना ही उंगली दिखा पाते हैं और ना ही उन फलों को हाथ लगा पाते हैं। आपने देखा होगा कि भिंडी है, बैगन है, टमाटर है, ये सभी हमारे टेरेस में बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कद्दू जो है हमारे टेरेस में बहुत आसानी से नहीं होते हैं। नहीं होने की शायद दो वजह होती होगी। या तो हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जैसे लोग और भी जो खाद डालते होंगे, लेकिन हम जब जैविक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेड खाद ही रह जाती हैं जो हम इसमें डालते हैं। एक तो है हमारी अरंडी की खली, दूसरी है हमारी सरसों की खली। इस तरह की खाद का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसके अलावा भी जो खाद इस्तेमाल करती हूँ, इसके पहले भी वीडियो शेयर किया है और आज भी मैं आपके लोगों के साथ में इस तरह का वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू के फूल का पॉलिनेशन करने का सही टाइम क्या है। फूलों का पॉलिनेशन करने का सही टाइम होता है बिल्कुल सुबह का टाइम। जैसे ही सूर्य की रोशनी तेज़ पड़ती चली जाएगी और ये फूल में आप देख रहे हैं बहुत से बारीक बारीक परागण हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। जब ये जो परागकण देख रहे हैं आप, इन्हीं से इनका पॉलिनेशन होता है। ये है हमारा मेल फ्लावर, इसके पीछे कोई फल जो है वो नहीं होता है। ये है हमारा फीमेल फ्लावर, जिसमें कि इस तरीके के फल होते हैं, जैसे जब खिलने के बाद ये इस तरीके से नज़र आते हैं। आपको क्या करना है, एक मेल फ्लावर को तोड़ने के बाद में आप उसे इस तरीके से आराम से फूल को थोड़ा सा इस तरीके से फैला लीजिए, जिससे कि ये जो इसके परागकण हैं वो बिल्कुल भी नीचे ना गिरने पाए। और इस तरीके से आप इसके परागकण को इस तरीके से देखें, पूरे मैंने इसके अंदर बिल्कुल डाल दिया है और फूलों के आजू बाजू किनारे से आप इसका पॉलिनेशन कर दीजिए। हल्के हाथों से आप उसके फूलों में इसके परागकण को आप लगा दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छे से इसका पॉलिनेशन हो जाता है। इस तरीके से आप इसे लगा के बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल आजू बाजू के एरिया में भी इसके परागकण को आप लगा दीजिए। अगर आपने इन्हें नहीं लगाने में देरी कर दी तो थोड़े देर बाद कीट आते हैं और इनके परागकण को पूरा खा लेते हैं। आपने देखा, अभी मैंने उनका पॉलिनेशन किया और यहाँ से जितने बारीक परागकण जो यहाँ गिरे थे वो सारे ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर देखिए गिर चुके हैं। अब देख रहे हैं, अब आप इसे बिल्कुल इस तरीके से छोड़ दीजिए, रख दीजिए, और हो सके तो कल जब आए इसमें या शाम के टाइम ही तुरंत इसमें नेट पहना दें। जैसे आपका एक सवाल भी आया हुआ है तोरई को लेके, लेकिन तोरई खुद ही पॉलिनेट होती है और इन दिनों तोरई में कीट से रोकना उसे बहुत मुश्किल है। आप बार बार वहाँ पर नीम ऑयल का और गोमूत्र का छिड़काव करते रहिएगा तो शायद फ्लाई थोड़ा सा भागेगी। लेकिन इसके फूलों को इनके फलों को मैं ज़्यादातर, जैसे अभी आपने देखा कि उस फल को मैंने किस तरीके से नेट की सहायता से बांध रखा है। इसके पहले एक और फल आया था, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, और ये इसका दूसरा फल है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एक या दो ही फल लूँ, क्योंकि जब हमारा कंटेनर छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फल जो है वो नहीं ले पाता है। दूसरी बात यह है कि आपको जब ये फल खिलते हैं तो आप देखिए कि इसका फूल कितना बड़ा है। अगर इसका फूल बहुत बड़ा है तो समझ लीजिए आपका ये एक हेल्दी फल है और उसको आप बिल्कुल पॉलिनेशन करके और उसे आप बिल्कुल बचा सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको दो पौधे दिखाए, एक ऐसा पौधा जिसका ग्रोथ होना शुरू हुआ है और एक ऐसा पौधा जो ऑलरेडी काफ़ी पुराना हो चुका है और वो फल देने में बिल्कुल सक्षम है और उसमें फल भी आ रहे हैं। वो तो पौधा फल दे रहा है क्योंकि इसके पहले हमने उस पर इस तरीके का काम कर दिया है,
लेकिन अब दूसरा पौधा जो फूल तो हेल्दी निकाल रहा है, जिसमें छोटे फल भी आ रहे हैं, तो क्या अब उसमें फल बड़े आने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, या छोटा कंटेनर है तो अब हम इसमें क्या करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, हम आप सभी टेरेस गार्डनिंग जो भी करते हैं वो प्योर जैविक पद्धति से काम करते हैं। जब जैविक पद्धति से काम करते हैं तो हम और आप मार्केट की खाद से थोड़ा दूर रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने बजट में रहकर काम करें। बजट के साथ साथ में अपनी सुविधा का भी हम ध्यान बिल्कुल रखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारी गोबर की बिल्कुल सूखी और सड़ी हुई खाद, और ये है हमारी चूल्हे में लकड़ी की जली हुई राख। इस तरह की राख का आपको बहुत फ़ायदा होता है अपने पौधों में। जब भी आप पोटास के लिए बहुत महंगी चीज़ खरीदते हैं, तब आपको ये दोनों चीज़ मिलाकर आप एक अच्छा पोटास अपने ही गार्डन में तैयार करते हैं। कई बार गोबर जो है वो अकेला इतना काम नहीं करता है, जितना जब उसमें राख मिला दिया जाए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। गोबर या मिट्टी अकेले मिलकर, जैसे हम आप अकेले मिलकर कुछ नहीं कर सकते, एक दूसरे की साथ की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से चाहे वो खाद हो, चाहे वो पौधे हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को कोई ना कोई बिल्कुल एक सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसमें राख लिया 1 से 2 मिट्टी, और गोबर आपकी मर्जी होती, गोबर की खाद चाहे आप इस पूरी पतीली भर भी ले सकते हैं अगर आपके पास में है तो, और नहीं तो इससे 2 पतीली भी गोबर की खाद ले सकते हैं। कद्दू का पौधा गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मांगता है और इसे आपको बार बार देना है। रह गई बात अरंडी के खाद की, तो अरंडी की खाद सबको मिल नहीं पाती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन उसे कोशिश करेंगे ढूंढने की तो आपको अरंडी की खाद ऑनलाइन जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगी। या अगर आपके शहर में अरंडी का कहीं मिल हो, तेल निकलता हो, वहाँ से भी आपको अरंडी की जो खली है वो बिल्कुल मिल जाएगी। तो कद्दू के पौधे में ये 2 चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। एरंडी की खाद को अगर बारिश के सीज़न में डाल रहे हैं तो आप ड्राई डाल सकते हैं, और ठंड के सीज़न में अगर आप डाल रहे हैं तो उसे थोड़ा सा 2 दिन गीला करने के बाद में आप अरंडी की खली को डाल सकते हैं। आज मैं इसमें डाल रही हूँ गोबर और गोबर की खाद और राख, और उसके बाद इसमें तीसरी खाद मिलाऊंगी जो मैं हमेशा डालती हूँ। अब आपने देख लिया कि राख हमारी सिर्फ इतनी थी, आपने देखा, यानी 2 मुट्ठी राख थी, और गोबर के लिए तो हमने कहा है आप चाहे 1 से 2 पतीली जितना भी आप ले सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसकी जड़ों में बिल्कुल इसे डाल दूँगी। आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो राख है वो कभी भी पानी में गीली ना होने पाए। गीली का मतलब यहाँ पर हम गीली राख डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि कहीं आपकी ज़मीन में रखी हुई खाद वो गीली हो गई है, उसमें से पानी निकल गया है, तो वो राख जो है आपकी बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगी। जब भी आप कोई खाद डालें तो खाद के बाद में ऊपर से मिट्टी ज़रूर डालें। मिट्टी डालने का आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको बताऊं, इस मिट्टी में ये देख रहे हैं आप, पत्तों की खाद मिली हुई है हमारी। इस तरह की खाद जो हम तैयार करके अपने घर में रखते हैं, मिट्टी है, पत्ते हैं, जब गर्मियों में इस तरह से आम की जो गोइयाँ निकलती, इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया था आप लोग को। ये बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम का सोर्स है। एक भी चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर का जो बीज है उसको हमारे खाने में सेवन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका सेवन होता है। हमने क्या किया, इसे गर्मियों में पूरी गोइयों को बिल्कुल जमा करके रखा है, और इस तरीके से अपनी मिट्टियों में समय समय पर मिलाते रहते हैं, और वो धीरे धीरे इसमें घुलनशील होकर और वो अपना काम जो है वो करती रहती है। हालांकि गोइयों को बहुत लंबा टाइम लगता है मिलने में मिट्टी में, लेकिन जब वो मिलती है तो मिट्टी को एकदम हल्का बना देती है। अब आपने इसमें मिट्टी डाल दिया, इसके ऊपर में आप थोड़ी सी सरसों खली की, आपका कलर से आप पहचान गए होंगे कि ये है सरसों खली का पानी। इस तरीके से आप इसमें सरसों खली का थोड़ा सा पानी दे दीजिए और बिल्कुल आप इसको फ्री छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रतिदिन इसमें पानी देना है। ये नहीं कि आज आपने इसमें दे दिया है पानी खाद तो कल आपको पानी नहीं देना है। पानी कितना देना है आपको, जिससे कि आपका पानी नीचे कंटेनर के में ना बहे, और ये पानी बिल्कुल इसी तरीके से रहे कि कंटेनर के अंदर। ज़्यादा पानी डालने से आपकी
आपकी खाद जो है वो बह जाएगी और आपका पौधा जो है उतना अच्छा काम नहीं करेगा। और इस तरीके से आप हर महीने इसमें काम करते रहिए। 21 दिन में आप लगातार काम करिए, लेकिन हर 21 दिन में आपको राख नहीं डालना है। राख आपको एक बार डालना है और उसके बाद आपको अगली खाद जो है सरसों खली, गोबर की खाद, यही डालना है। इस तरीके से आप कद्दू के पौधे में लगातार काम जो है वो अपना करते रहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी आपको एक पौधे की पूरी जानकारी दी, जिसमें हमने कि इसमें कौन सी खाद कब और कैसे डालना है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, जिससे कि आप भी अपने इस पौधे की इतनी अच्छे से देखभाल करें कि आगे आने वाले समय में इन 4 महीनों में ये बहुत अच्छे से फल आपको इसी तरीके से देते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।